वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो 12th वालों, आप लोग का हमने जो पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट बुक वर्ल्ड वाले बुक से आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं, थर्ड चैप्टर के एक एपिसोड दे रखे हैं, ठीक है। और सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं। आपको सीबीएसई के द्वारा सेकेंड चैप्टर डिलीट कर दिया गया है सेकेंड बुक का, तो उससे मैंने स्किप कर दिया है, बट उसको भी लास्ट में बताऊंगा क्योंकि बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी देखते हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन सेकेंड चैप्टर मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि सीबीएसई और बिहार बोर्ड वाले का जो मिड टर्म एग्जाम और जो होता है उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। सीबीएसई में जैसे दिल्ली बोर्ड आ जाती है और सीबीएसई बोर्ड का 3-6 महीने में 9 महीने में फिर एग्ज़ाम होता है, उसका वैल्यू होता है उनको मार्क्स अचीव करना होता है। तो अभी सीबीएसई के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, लेकिन बिहार बोर्ड वाले भी यही पढ़ेंगे, ठीक है, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो आज जैसे कि मैंने पॉलिटिकल साइंस के आपके फर्स्ट बुक वर्ल्ड वाले से 2 चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, थर्ड चैप्टर के एक एपिसोड दे रखे हैं, सेकंड बुक इंडियन वाले से 1 चैप्टर कंप्लीट करा रखे हैं, सेकंड चैप्टर स्किप कर दिया है मैंने, थर्ड चैप्टर के फर्स्ट एपिसोड आपके सामने, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी आपको उड़ीसा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, वहाँ से आती है किस तरह की मॉडल अपनाने हैं इंडिया को, किस तरह मतलब विकास का अर्थ सबके लिए एक बराबर होता है कि नहीं होता है, क्या हमारे लिए विकास का जो मतलब है सरकार के लिए वही विकास का मतलब है, क्या हमारे लिए विकास का जो मतलब है उन गरीबों के लिए भी विकास का वही मतलब है, क्या हमारे लिए जो विकास का मतलब है उन पूंजीवादी देश के लिए उन इस्पात संयंत्र अगर कोई लगाते हैं कंपनी उनके लिए भी वही है। तो वो चीज़ हम समझेंगे, किस तरह लोग के इस्पात संयंत्र बिठाने से किस तरह लोग इफेक्ट होते हैं, किस तरफ इन्वायरमेंट पर्यावरण इफेक्ट होती है वो देखेंगे। तो इस्पात लॉ उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है। उड़ीसा एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे इस्पात ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे ज़्यादा लॉयस का भंडार है, ठीक है। तो उड़ीसा राज्य सरकार जो भी है उन्होंने सोचा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माता और या राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं को अगर हम अपना सहमति पत्र सिग्नेचर कर दें कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारा इस्पात यूज कीजिए, या हमारे यहाँ आइए उद्योग बैठाइए, तो इससे क्या होगा कि हमारी सरकार को, अपनी सरकार अपने बारे में सोच रही है, हमें इसमें क्या होगी, पूंजी निवेश भी हो जाएगा और यहाँ से बेनिफिट भी मिलेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, ये सोचे उन्होंने। लेकिन उनसे बहुत चीज इफेक्ट हो रहा था। उन्होंने किन्हीं से पूछा ना, पर्यावरणविदों से पूछा ना, किन्हीं से विशेषज्ञों से पूछा कि ऐसा करने से क्या होगा नहीं होगा, ना जनता से पूछा क्या इफेक्ट होगा नहीं होगा, क्या सही है नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट एक प्लांट है आपको, उसको उन्होंने यहाँ पे सहमति पत्र दिया, आप यहाँ इस्पात संयंत्र लगाएं और अपना धंधे कारोबार करें। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पर संरक्षण कर दिया, ठीक है, कि आप हमारे यहाँ आइए, इस्पात का यूज करें, चाहे कुछ करें आप, लेकिन मुझे कर दे दें, उसका पैसा कुछ दे दें हमें, ठीक है। बस राज्य सरकार सोच रही थी कि इससे पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके विरोध ही हुआ, उसका विरोध ज्यादा हुआ। उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाके क्या होते हैं, जहां पे विकास स्थिर हो गई हो पूर्णतः, या विकास की धाराएं जो वहां अपनाई गई है वो सही तरीके से अमल में नहीं ला जा रहा है और लोग विकसित नहीं कर रहे हैं। उड़ीसा के सर्वाधिक अविकसित इलाके में ज्यादातर लौह अयस्क का भंडार है, खासकर आदिवासी बहुल इलाके में, उन जिलों में जहां पे आदिवासी ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे लौह अयस्क का भंडार ज्यादा है। अब देखो, अगर लौह अयस्क भंडार के पास अगर फैक्ट्री खोल दें तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगी, इन आदिवासी लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगी वो देखेंगे आगे।
स्थानीय आदिवासी को क्या डर लगने लगा, उनकी जो आजीविका है वो छीन जाएगी। कैसे छीन जाएगी वो देखते हैं। उनकी आजीविका क्या थी कि ये जो है ना, उन जंगलों से, उन वहाँ पे जो भी आदिवासी एरिया में ज़्यादा जंगल होती है, वैसे भी उड़ीसा में जंगल है बहुत, उतना नहीं है। तो फर्स्ट की वो सोच रहे थे हमारा जो भी यहाँ पे आजीविका चल रहा है, इन्हीं आपको लॉ एस्क से चलता है, हम इसको लेते हैं, कहीं से डील करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तब हमारा आजीविका चलता है। हम खनन करते हैं, खनन अब तो कंपनी करने लगेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, ये वो। तो इनका आजीविका छीन जाने का डर था। ये वहाँ पे एस्टेब्लिश थे। अगर वो मान लो अगर आप कहीं पे एस्टेब्लिश हो, आपको वहाँ से हटा दिया जाता और दूसरे जगह जाओगे तो आपको वहाँ पे सही तरीके से एस्टेब्लिश होने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वही चीज़ इनका डर था कि यहाँ हमारा जो रोटी पानी चल रहा है वो हमसे छीन जाएगा अगर इस्पात संयंत्र लग गई तो। सेकंड, घर बार से विस्थापित होने का डर। इनको घर छोड़ना पड़ जाएगा, जो इन्होंने मेहनतों से अपनी घर बनाए हैं, यहाँ पे रहना स्टार्ट करा है, वो सारा कुछ मेरा छीन जाएगा, हम लोग यहाँ से दूसरी जगह जाना पाए। इनको ये डर लगा था। और पर्यावरणविद जो होते हैं, पर्यावरण का जो ख्याल रखते हैं, पर्यावरण के बारे में जानते हैं, ठीक है, उनको क्या भया था कि पर्यावरण तो पहला ना प्रदूषित होगा, एस्टेब्लिश होगा क्या, संयंत्र, इस्पात संयंत्र स्थापित होगा। इससे क्या होगा, खनन होगा। उद्योग से क्या होगा, खनन भी होगा। उद्योग से क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ेगा और ये पर्यावरण प्रदूषित करेगा। सेकेंड, वन जीव का जीवन पर असर पड़ेगा। मान लो वहाँ जो भी जीव जंतु हैं, जंगल कटेगी, गंदगी फैलेगी, तो वहाँ से जो भी जीव हैं कुछ तो मरेंगे, कुछ वहाँ से भागना स्टार्ट कर देंगे पेड़ पौधे कटाई के कारण। ठीक है, आई होप ये समझ गया। अब देखो इन बातों पे क्या राजनीतिक टकराव हुई वो देखेंगे। पॉस्को प्लांट वही संयंत्र है, पॉस्को इंडियन इस्पात संयंत्र पूरा नाम है। उड़ीसा के ग्रामीणों ने इनका विरोध करने लगा जब पॉस्को प्लांट पे सिग्नेचर हुआ कि आप आए यहाँ करें। इन्होंने सारा कुछ काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब स्टार्टिंग नहीं हुआ था लेकिन एस्टेब्लिश हो गया था, वो संयंत्र लग चुका था। तो जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापित, उनसे प्रभावित होकर जो लोग शिकार हुए थे इन पर विस्थापन का, उन्होंने कोरियाई कंपनी थी ये, कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने जाकर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करा कि ये गलत है, हमारी जीविका को इन संयंत्रों के माध्यम से, इन जब इस्पात जब स्टेब्लिश हो रही है, इनके द्वारा हमारा आजीविका छीन रहा है, हमारा घर बार छूट रहा है, तो ये एक गलत स्टेप है, हम इसका विरोध करते हैं। इन्होंने आवाज उठाया कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने जाकर। ठीक है, प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए और कहा हमारी जीविका और जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उद्योग को लेकर राजनीतिक टकराव हुए और क्या सवाल खड़े उठे। सरकार, पहला सवाल उठा कि सरकार अगर कोई भी फैसला लेती है, लेने से पहले उनको विशेषज्ञों से बात करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए कि ये स्टेप लेने के बाद हमारे कंट्री पे, हमारे स्टेट में, हमारे लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ेगी। वो विशेषज्ञ इसलिए नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता है, विशेषज्ञ इसलिए हैं कि इन गलत स्टेपों से, इन सही स्टेपों से क्या आगे हो सकता है, उनका ये अनुभव रखते हैं। ठीक है, इसीलिए इनका नाम, इन लोगों को विशेषज्ञ बोलते हैं। तो कुछ का सवाल था कि सरकार कोई फैसला लेती है, उनको विशेषज्ञों से बात करनी चाहिए। सेकंड का था कि अर्थशास्त्री से, पर्यावरणविद से जानकारी या सलाह लेना चाहिए। वहाँ के स्थानीय लोगों से भी बात करनी चाहिए, उनकी आकांक्षाएं समझनी चाहिए, उनकी समस्याएं समझनी चाहिए, फिर ऐसे स्टेप लेने चाहिए। किसी भी प्लांट को, किसी भी कंपनी को सहमत प्रदान करना तब चाहिए। अंतिम में बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं कि अंतिम इनकी स्टेप होनी चाहिए राजनीतिज्ञों की, सबकी सलाह के बाद। ये सारे सवाल, ये सारे टकराव उठे। उसके बाद हमारे कंट्री में विचार की धाराएं, विकास की धाराएं आए। देखते हैं क्या होता है आगे। विकास सबके लिए अलग अलग अर्थ होता है, हो सकता है।
विकास, डेवलपमेंट का अर्थ विकास का अर्थ सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हमारे लिए कुछ और, तो उनके लिए कुछ और, गरीबों के लिए कुछ और, अमीरों के लिए कुछ और। तो इस्पात संयंत्र स्थापित करने से कंपनी और सरकार को लाभ था। फर्स्ट, इससे कंपनी को तो लाभ था ही, वो यहाँ के इस्पात संयंत्र स्टेब्लिश करती, यहाँ का जो लॉयर्स था वो यूज़ करती, फिर वो कुछ बनाती, फिर उसको एक्सपोर्ट करती, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती, उनको पैसा आते, और सरकार को भी था इन कंपनियों से पैसा लेते। लेकिन दूसरी ओर वहाँ के जो स्थानीय थे, ग्रामीण आदिवासियों के जीवन में निगेटिव प्रभाव पड़ रहा था, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, इससे लोग ने प्रदर्शन स्टार्ट करा था, जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो विकास का अर्थ आज़ादी के बाद यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक होने का मतलब था कि हमें पश्चिम औद्योगिक देशों की तरफ जाना होना होगा या जाना पड़ेगा, औद्योगिकरण करना पड़ेगा। अगर हम लोग औद्योगिकरण पे ही सिर्फ ध्यान देते तो आज हम लोगों ने नहीं दिया, सिर्फ उद्योग सबको लेकर चला। अगर औद्योगिकरण का पर ध्यान देते तो आज क्या होती कि जो अमीर लोग थे और भी अमीर होते जाते, जो गरीब थे वो और भी गरीब होते जाते, और हमारे समाज में आज एक गैप, एक अंतर अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, लेकिन आज बहुत कम मिलती है, क्योंकि हमारे देशों ने सिर्फ किसी भी देश का मॉडल नहीं अपनाया, क्योंकि हमारे देश के बीच दो मॉडल थी, वो देखेंगे कौन कौन सी थी। विकास के दो मॉडल भारत के लिए, एक पूंजीवाद मॉडल, एक समाजवाद। पूंजीवाद अमेरिका फॉलो करती थी, इसमें स्वामित्व किसी व्यक्ति के हाथ में दिया जाता था। सोवियत संघ समाजवादी मॉडल अपनाती थी। भारत ने इन दोनों मॉडल को पूर्णतः नहीं अपनाया, लेकिन इनसे नहीं अपना कर इनसे कुछ महत्वपूर्ण चीजें को लिया और एक नई व्यवस्था को अपनाया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों को ऐड करके साथ पूरी तरह पूंजीवादी नहीं हुआ, पूरी तरह समाजवादी नहीं हुआ हमारा देश। दोनों में से कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी समझदारी के साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीज निकाल कर अपने देशों के लिए लिया, जिससे गरीब तबके, अमीर तबके, यानी हर एक तबके की भलाई हो, ना कि किसी एक तबके की। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमारे देश के आज़ादी के बाद 3 चुनौतियां थी, जिसमें से थर्ड चुनौती था किस तरह की आर्थिक विकास मॉडल अपनाया जाए जिसमें किसी एक तबके की फायदा नहीं होकर समाज की सभी तबके की हो। इसीलिए हमारी सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। ठीक है, लेकिन इससे पहले कुछ बात समझानी थी। आज़ादी के समय तो हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सोवियत संघ की मॉडल से गहरे प्रभावित थे। कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के थे, तो कुछ सोशलिस्ट पार्टी के, तो कुछ यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के थे, जिनमें कांग्रेस पार्टी के लीडर में से आपका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी भी सोवियत संघ मॉडल से प्रभावित थे, और उन्हें भी लगता था कि सोवियत संघ की मॉडल जो समाजवादी है वही अपनानी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक आदमी के कहने से वहाँ पे कुछ नहीं होने वाली थी। मीटिंग होती थी, असेंबली में बात होती थी, फिर कुछ स्टेप लिया जाता था। और कुछ नेताओं का कहना था, औद्योगिकरण को उचित मानना था कि औद्योगिकरण से ही हमारा डेवलप हो सकता है। कुछ लोगों ने कहा कि कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना अति आवश्यक है, इससे हमारी विकास सस्टेनेबल रहेगी। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आपके अगला टॉपिक है आपका वामपंथी और दक्षिण वामपंथी क्या है। देखो, वामपंथी ऐसे लोगों को कहते हैं जो अगर मान लो कोई भी सरकार गरीब या पिछड़े समाज के लिए कुछ स्टेप लेती है, अच्छी स्टेप, तो उनका एप्रिसिएशन करते हैं। आप देख सकते हो, मैं समझा रहा हूँ, एप्रिसिएशन करते हैं, यानी उसकी तारीफदारी करती है उन सरकारों की, उन नीतियों की, और उन गरीबों के लिए और भी बोलती है कि ऐसी आप नीति लाएं जिससे उन गरीबों को, उन नीचे वर्ग के लोगों को फायदा हो सके, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी हो, बेहतर हो, और समाज में इक्वालिटी हो।
तो वामपंथी का मतलब होता है, वामपंथी से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब, पिछड़े और सामाजिक समूह की तरफदारी करती हो और इन तबकों को फायदा की तरफदारी करती हो। इन गरीब और पिछड़े सामाजिक तबके को फायदा पहुंचाने वाली सरकार की नीतियों का समर्थन करता है कौन? वामपंथी लोग। लेकिन दक्षिण वामपंथी लोग जो होते हैं, दक्षिण वामपंथी लोग वो होते हैं जो यह मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। इनका डायरेक्ट होता है पूंजीवाद। मैं सीधा बताता हूं, ठीक है, कि खुली प्रतिस्पर्धा हो, सरकार की इसमें कोई भूमिका ना हो, लोग आए अपना बिजनेस करे, जिनको जितना करना है करे, ठीक है, सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ठीक है, और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति होगी। ऐसा इनका मानना है दक्षिण वामपंथियों का, जो मेरे हिसाब से गलत मानना है। मेरे हिसाब से ये बोल रहा हूँ, आप लोग के हिसाब से सबका अलग अलग मानना होता है, ठीक है। और आज का ये लास्ट टॉपिक, योजना आयोग। योजना आयोग का स्टेब्लिशमेंट हुआ था आपको 15 मार्च 1950 में। भारत सरकार ने एक छोटी सी प्रस्ताव लाकर इसको पारित करी थी। इसकी सिफारिश तभी प्रभावकारी होती है जब मंत्रिमंडल जो होते हैं, कैबिनेट मिशन में जो भी मंत्री होते हैं वो अगर मंजूरी देते हैं तब, ठीक है। 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया और इनका नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया, ठीक है। और लेकिन इफेक्ट में आया 2015 में, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं और आप योजना आयोग या आप नीति आयोग का सिर्फ नाम चेंज किया गया है तो उनका आप अन्य कार्य देख सकते हैं। कार्य क्या क्या है? पंचवर्षीय योजना बनाते हैं, देश के संसाधनों का आकलन करते हैं, कहाँ पे क्या है नहीं है, किस तरह यूज किया जाएगा नहीं, योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए आवश्यक नीति अपनाते हैं, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करते हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो आपका अगला एपिसोड, मैंने ये एपिसोड इसलिए लेट डाला है कि कुछ बच्चे बहुत पीछे चल रहे थे, उन्होंने नोट डाउन नहीं करा था। अब कुछ बच्चे ने अब नोट डाउन कर लिया, इसलिए मैंने न्यू एपिसोड डाले हैं। जितने बच्चे करते जाएंगे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। जब तक पीछे का वीडियो कंप्लीट नहीं होगी तब तक मैं अगला वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ चलने की कोशिश करो। हमारे ग्रुप में जो ही बच्चे हैं, अगर नए बच्चे अगर हमारे वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप 12th का लिंक दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं 9th 10th 12th तीनों पढ़ाता हूँ। तो आपको 12th का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो आप उस लिंक से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।